हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने IGFRS 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे IGFRS 3, 4 एंड 5 एंड हम लोग का गवर्नमेंट अकाउंटिंग पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, IGFRS 3 रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। देखिए आप बोलोगे मैम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या है। देखो, रेवेन्यू इज गवर्नमेंट का इनकम, जो उसका इनकम हो रहा है। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब देखिए, गवर्नमेंट हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, रोड्स बनाता है, कॉलेजेस स्कूल्स बनाते हैं, मेडिकल्स बनाता है। तो ये सारा जो एक्सपेंसेस करता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, राइट। गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए, तभी तो वो हमारे ऊपर एक्सपेंस करेगा। अब ये इनकम गवर्नमेंट का दो तरीके से होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इनकम होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ठीक है, नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिससे आप लोग बहुत फेमिलियर हो, दैट इज इनकम टैक्स, GST, राइट। तो बेसिकली जो टैक्स आप लोग पे करोगे, पेनल्टी पे करोगे, फाइन पे करोगे, राइट, ये सारे से गवर्नमेंट को जो इनकम होता है दैट इज नोन एज नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसके एक्सचेंज में गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देता। एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज गवर्नमेंट अपने बिजनेस से, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से जो इनकम करता है दैट इज नोन एज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ओके, सो IGFRS 3 सेज अबाउट दिस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कि अगर गवर्नमेंट कुछ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करता है तो उसको वो कैसे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो प्रिंसिपल्स ले डाउन करेगा, हम लोग कैसे उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। पढ़िए, दिस स्टैंडर्ड लेज डाउन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, रेवेन्यू को कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बाय गवर्नमेंट एंटिटीज अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, अगर उनको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से कुछ रेवेन्यू होता है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे, उस जो सा प्रिंसिपल फॉलो करके वो लोग रिकॉग्नाइज एंड मेजर करेंगे। प्रिंसिपल्स कौन ले डाउन करेगा, दैट इज IGFRS 3। okay, wherein transactions and other events are recognized when they occur and not only when cash or is equivalent is received or paid। ये क्यों लिखा है फ्रेंड्स, देखिए, जब कैश बेसिस में होता है तो क्या होता है, जब इनकम के लिए कैश रियलाइज होता है या एक्सपेंसेस के लिए कैश पेड होता है तभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट। तो अभी क्या बोल रहे हैं, जिस ईयर का जब का एक्सपेंसेस हुआ तभी वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इट इज एडवाइसेस टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द पायलट स्टडीज। ये IGFRS और क्या करेगा, जो पायलट स्टडीज चल रहे हैं उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। एंड इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अंडर एक्रूअल बेसिस फॉर यूनियन एंड द स्टेट, द IGFRS कुड बी रिवाइज्ड बाय GSAB बेस्ड ऑन द पायलट स्टडीज। रिसर्च के बाद अगर GSAB चाहे तो उसको वो रिवाइज कर सकता है। तो ये जो 2-3 पॉइंट थे लास्ट के, ये तो हर एक IGFRS में आप लोग लिख सकते हो, दीज आर दी कॉमन पॉइंट्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है सारे IGFRS जो भी है दे आर सब्जेक्ट टू रिवीजन बेस्ड ऑन द पायलट स्टडीज, राइट। GSAB उसको रिवाइज कर सकता है, फिर से अमेंडमेंट एंड अपडेट्स आ सकते हैं। एंड जो भी IGFRS है दे आर गिविंग गाइडेंस टू द पायलट स्टडीज, राइट, एंड इवेंचुअल डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्रूअल बेसिस पे अगर गवर्नमेंट्स अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो उनको रिपोर्टिंग के लिए कॉमन फ्रेमवर्क मिले। ऐसे नहीं कि यूनियन अलग कर रहा है, स्टेट अलग कर रहा है, UT विथ लेजिस्लेचर अलग कर रहे हैं, राइट। तो यूनियन, स्टेट एंड UT विथ लेजिस्लेचर को एक कॉमन फ्रेमवर्क देंगे अगर वो लोग एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, इसीलिए IGFRS बनाया गया है। अंडरस्टूड। देखिए IGFRS 4। IGFRS 4 सेज अबाउट इन्वेंट्रीज। ओके, इन्वेंट्रीज आपको पता है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था तो AS2 से डील करता था, राइट। जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंड AS 2 से भी वो डील करता है। तो इन्वेंट्रीज में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि इसको हम लोग कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ये हम लोग का एक एसेट है तो इसको हम लोग कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो H पर AS क्या था, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज NRV व्हिच एवर इज लोअर, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते थे। तो अगर कोई गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, अगर ये लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो वो लोग अपने इन्वेंट्रीज को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो जो कॉस्ट कैलकुलेशन होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, कब तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे एज एन इन्वेंट्री, जब तक हम लोग को सेल नहीं हो जाता है, राइट। जब तक हम उसको सेल में, रेवेन्यू में नहीं दिखा देते तब तक वो एज ए एसेट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए IGFRS 4 आपका प्रिंसिपल्स ले डाउन करेगा। अंडरस्टूड। पढ़िए, दिस स्टैंडर्ड हैज प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज
ए प्राइमरी इशू एंड अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। देखो एक इन्वेंट्री को अकाउंटिंग करने के लिए प्राइमरी इशू क्या है, इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ कॉस्ट को हम लोग एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, ओके, एज एन एसेट एंड कैरिड फॉरवर्ड अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। ये रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि जब इन्वेंट्री को हम लोग बेचेंगे तब उसको सेल दिखाएंगे, दैट इज आवर रेवेन्यू, इसीलिए बोला गया। ओके, दिस स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एज एन एक्सपेंस इंक्लूडिंग एनी राइट डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूलाज दैट आर यूज टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंट्रीज। ठीक है, कॉस्ट फॉर्मूला के लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। These standards aims at using accrual principles of accounting for inventories both at the stage of charging an expense and depicting the closing stock in the financial statement at the end of the reporting period. Okay, the accounting standard has derived input। देखो कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को बेस में रख के ये IGFRS बनाया गया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया इज टू भी इन्वेंट्री से डील करता है, IPSS 12 एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ओके, दिस स्टैंडर्ड इज एडवाइजेस टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द पायलट स्टडीज। ये वही कॉमन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि आपको सारे IGFRS में लिखा है। ठीक है, जो पायलट स्टडीज चल रही है उसके लिए वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एक कॉमन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा फॉर यूनियन एंड द स्टेट, एंड द IGFRS 4 कुड बी रिवाइज्ड बाय GSAB बेस्ड ऑन द पायलट स्टडीज। ठीक है, समझ में आया। Now IGFRS 5 contingent liabilities other than guarantees and contingent assets disclosure requirement। ठीक है, ये क्या बोलता है, contingent liabilities other than guarantees। guarantees तो IGS 1 में कवर होता था, right, but that is on case basis no doubt, but IGS 1 is covered in guarantees given by government and disclosure requirement। Now कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट का ओनली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जब कैश बेसिस में गवर्नमेंट अकाउंट्स मेंटेन करता है ना, तब कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट शो नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, अरे बाबा कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है, जो फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट को जो लोन पे करना पड़ सकता है, एंड कंटीजेंट एसेट इज कि जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू रियलाइज हो सकता है, राइट। अब जब गवर्नमेंट ही केस बेसिस में चल रहा है तो जब फ्यूचर में वो इवेंट होगा, जब उसके लिए कैश पे करना पड़ेगा फॉर लाइबिलिटी, और जब उसके लिए कुछ कैश रिसीव होगा फॉर एसेट, कंटीजेंट एसेट, राइट, तभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट का फ्यूचर में ये लाइबिलिटी हो सकता है पे करने का, या फिर गवर्नमेंट को इस चीज़ से कुछ रेवेन्यू मिल सकता है, राइट। तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट टू डिस्क्लोज। इसीलिए बोला गया अगर कोई गवर्नमेंट का कंटीजेंट लाइबिलिटी या कंटीजेंट एसेट है तो उसको डिस्क्लोज करने के नॉर्म्स जो है वो ले डाउन करेगा आपका IGFRS 5। अंडरस्टूड, पढ़िए। This standard has laid down the principles for disclosure requirement of contingent liabilities other than guarantees and contingent asset for both union and the state government, including UT, with legislature in their respective financial statement in order to ensure uniform and appropriate disclosure of such liabilities and assets। ठीक है, so that asset and liabilities का uniform disclosure हो सके। It also ensures consistency with international best practices leading to transparency and improved quality of disclosure in the financial report of government for the benefit of various stakeholders। An important objective of IGFRS is to ensure that, इसका objective क्या है इस IGFRS का, government portray the risk associated with contingent liability and contingent asset in a transparent manner। ठीक है, portray मतलब क्या, कोई चीज़ को सही से दिखाना, पोर्ट्रे करना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द रिस्क एसोसिएटेड विद कंटीजेंट। अभी पब्लिक को पता नहीं चलता था कि गवर्नमेंट को कितना रिस्क है, बिकॉज वो कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाता ही नहीं था, जब वो एक्सपेंस होगा तब दिखाता था, राइट। तो बोल रहा है कि कंटीजेंट लाइबिलिटी आपका जो है उसके साथ गवर्नमेंट के लिए कितना रिस्क है इन फ्यूचर, एंड कंटीजेंट एसेट के साथ हमको कितना बेनिफिट है, दैट शुड बी डिस्क्लोज इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, The purpose of this standard is to provide for disclosure requirement of contingent liability। ठीक है, तो disclosure requirement आपको lay down करेगा and contingent asset of government in the financial statement। Disclosure of contingent liability is relevant from the point of view of knowing what risk of future liability the government carries। Liability का disclosure करना important क्यों है फ्रेंड्स, so that public को ये पता चले, stakeholders को ये पता चले
कि गवर्नमेंट को क्या क्या रिस्क है, ठीक है। द रिस्क ऑफ फ्यूचर लाइबिलिटी द गवर्नमेंट कैरीज, गवर्नमेंट कौन कौन सा रिस्क कैरी कर रहा है, एंड डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट एसेट इज रिलीवेंट इन नोइंग व्हाट पॉसिबल एसेट में एक्रू टू गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को कौन सा एसेट फ्यूचर में एक्रू हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स दिस IGFRS इज आल्सो सब्जेक्ट टू रिवीजन बाय GSAB ऑन द बेसिस ऑफ पायलट स्टडीज, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका IGFRS है। यहाँ पे आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग 100% कंप्लीट होता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के सारे वीडियोस मैंने कवर अप कर दिए, एक एक लाइन मैंने बुक का पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट के सारे लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने SPM 50 मार्क्स ऑलमोस्ट कवर अप करा दिए हैं। आपका जो पेपर 20 है राइट, उसका पूरा थ्योरी पोर्शन मैंने कवर अप करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको उसकी भी लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने बिजनेस वैल्यूएशन का मर्जर एंड एक्विजिशन सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिए हैं, कुछ 2-4 प्रॉब्लम छोटा है वो भी मैं करवा दूंगी। तो अगर आप लोगों को ये सारे वीडियो देखनी है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पे जाइए एंड प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दिया है। एंड फर्दर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को किस टॉपिक पे हेल्प चाहिए, जिसके ऊपर क्लासेस नहीं है राइट, जिसके ऊपर क्लासेस हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। आपका बेनिफिट होना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं है आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं वो टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।